Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Polity Series 1 and we are doing Fundamental Rights और Fundamental Rights में आज हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18 को। इससे पहले जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 16 तक हैं उन लेक्चर्स के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस लेक्चर के। दूसरा, आप लोगों को स्लाइड्स मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। ये है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू द अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आप अनटचेबिलिटी के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, आप छुआछूत को प्रैक्टिस नहीं करेंगे और छुआछूत एक पनिशेबल ऑफेंस होगी अकॉर्डेंस विद द लॉ। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये कहता है कि पार्लियामेंट को अनटचेबिलिटी के लिए एक लॉ निकालना पड़ेगा जिसके अंडर अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाना पड़ेगा। अनटचेबिलिटी से रिलेटेड पीनल प्रोविजंस उसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो पार्लियामेंट ने क्या करा है इसके लिए? पार्लियामेंट ने इसके लिए अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 को अमेंड करा 1976 में और उस एक्ट का नाम चेंज करके कर दिया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। कब अमेंड करा इसको? 1976 में, जिसके तहत अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर करा गया। Other than that, untouchability is not defined anywhere, neither in the constitution nor in the act। इसका मतलब क्या है? अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दी गई और ना ही जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, इसमें भी कहीं अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं है। लेकिन मैसूर हाई कोर्ट ने यह माना कि अनटचेबिलिटी का मतलब है इन जनरल जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस है ना, मतलब अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिसेस हैं, इसका मतलब ये है कि किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होने की वजह से उसके साथ जो सोशल एक्सक्लूजन होता है कि उसको किसी घाट से पानी भरने की इजाज़त नहीं है, उसको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है, उसके लिए अलग आपने पानी के पीने की व्यवस्था की हुई है क्योंकि जी वो तो जो है शेड्यूल कास्ट से आता है या दलित है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये अनटचेबिलिटी में आएंगी, इनको आप काउंट करोगे अनटचेबिलिटी में। अगर आप किसी का सोशल एक्सक्लूजन कर रहे हो किसी और ग्राउंड्स पे, मतलब मान लीजिए कोई बंदा क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल उसकी हिस्ट्री क्रिमिनल रही और उसका कोई सोशल बैकग्राउंड, उसका कोई सोशल बायकॉट कर रहा है, तो वो अनटचेबिलिटी में नहीं आएगा। और एक चीज, अनटचेबिलिटी का जो कानून है, जो आर्टिकल नंबर 17 है, इट इज एप्लीकेबल टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आल्सो, प्राइवेट पीपल आल्सो। ये कानून केवल स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं है, ये जो है वो प्राइवेट लोगों पर भी लागू होता है। अगर कोई प्राइवेट बंदा अनटचेबिलिटी का अनटचेबिलिटी को प्रोफेस करता है, अनटचेबिलिटी के थ्रू किसी के फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 17 इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन दी प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ऑन दी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट इसमें क्या है? नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 18, दैट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल नंबर 18 ने सभी तरह के टाइटल्स को हटा दिया एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मिलिट्री टाइटल्स जैसे कि कर्नल, जर्नल, मेजर, इस तरीके के टाइटल्स को, या फिर एकेडमिक टाइटल्स जैसे कि डॉक्टरेट की डिग्री, सर की उपाधि, इस तरीके के टाइटल्स को छोड़ के बाकी सभी तरीके के टाइटल्स को, खासकर कौन से टाइटल्स को? जो हेरिडेटरी होते थे, यानी जैसे राय बहादुरी हुई, ठीक है, उसके बाद राज बहादुर हुआ, महाराजा हुआ, राजा हुआ, राय साहब हुए, इस तरीके के जो टाइटल्स थे ना, इनको एबॉलिश कर दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि इन सारे टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया जाएगा। उसके बाद क्लॉज नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई फॉरेनर किसी इंडियन ऑफिस में है, इंडियन स्टेट के किसी ऑफिस में है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए काम करता है या इंडियन स्टेट के किसी ट्रस्ट के अंडर काम करता है, और उस फॉरेनर को कोई भी टाइटल ऑफर करा जाता है, तो उससे पहले उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी, इंडिया के प्रेसिडेंट की कंसेंट जरूरी होगी। उसके अलावा कोई भी पर्सन, चाहे फॉरेनर है चाहे इंडियन है, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कोई ट्रस्ट होल्ड करता है स्टेट के अंडर, तो कोई भी प्रेजेंट इम्योलमेंट किसी से भी लेने से पहले उसको प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी होगी। उसके बाद नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी इंडियन सिटीजन किसी फॉरेन टाइटल से, फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया 1996 में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न जैसे जो टाइटल्स हैं,
ये टाइटल्स आर्टिकल 18 के अंदर नहीं आते हैं, इन टाइटल्स को देने की परमिशन है। और ये टाइटल्स, ये जो हेरिडेटरी टाइटल्स हैं इनसे अलग हैं। ये टाइटल्स क्यों अलग है? क्योंकि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, ये किसी की काबिलियत के आधार पर, किसी को ऑनर करने के लिए दिए जाते हैं। ऑनर इन द सेंस किसी के टैलेंट को ऑनर करने के लिए ये टाइटल्स दिए जाते हैं, ना कि हेरिडेटरी किसी को मिल जाते हैं। और ये टाइटल्स कैरी फॉरवर्ड तो होते नहीं है कि अगर आपके पिताजी पद्म भूषण थे तो आपके पास भी पद्म भूषण का टाइटल रहेगा, ऐसा तो है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कही कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के टैलेंट को रिकॉग्नाइज ना करें, आप किसी के टैलेंट को तवज्जो ना दें, ऐसा इक्वालिटी का मतलब कतई नहीं है। दूसरा, इन टाइटल्स को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, इनको प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह इस्तेमाल, मतलब नाम के आगे या पीछे लगाने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो उससे ये टाइटल्स छीन लिए जाने चाहिए। ये है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। मेरा सुझाव आप लोगों के लिए ये है कि जब भी आप ये लेक्चर देखते हैं, साथ साथ लक्ष्मीकांत की किताब को भी पढ़ते रहा कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। इकोनॉमिक्स की सीरीज भी आप लोग लेते रहिए जो रोज शाम को 7:30 बजे होती है।